नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज चुके हैं 3। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, जनता का जनादेश आ चुका है जो कि बेहद विशेष है। देखिए, इसी के लिए महामुकाबला इस चुनावी संग्राम में आपने तमाम दावे, तमाम वादे सुने होंगे जिस पर जनता ने आखिरकार अपनी मुहर लगा दी है। यानी कि किस पर उन्हें यकीन है, किस पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अब इसका ये नतीजा सभी के सामने है। असम में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की ओर है। पुडुचेरी में फिर लहराया है भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा और केरल में कांग्रेस समर्थित यूटीएफ सरकार बनाने की ओर है। और यही केरलम को देखा जा रहा था। देखिए, इससे पहले ये कहा जाता रहा कि केरल में सिर्फ 5 साल का टेन्योर होता है। विजयन ने इसे खत्म किया, ध्वस्त किया। 10 साल तक वो सत्ता की चाबी अपने हाथों में रखे, लेकिन अब वो सत्ता की चाबी उनके पॉकेट से सीधे यूडीएफ यानी कि कांग्रेस समर्थित पार्टी के पास चली जा चुकी है। पुडुचेरी में फिर से भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लहरा चुका है। और ये तमाम तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक, क्योंकि आज 5 राज्य समेत केंद्र शासित प्रदेश का ये नतीजा है, जनता का जनादेश है, जिसके लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महामुकाबला और महाफैसले का ये दिन बेहद ऐतिहासिक। आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल की बात करूं तो किस तरीके से झालमुड़ी से लेकर मांझ मछली तक भी खूब सियासी संग्राम और सियासी बयानबाजी देखने को मिली थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जनादेश किसके पक्ष में आया? 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने कमल खिला दिया है, कमाल कर दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये मोदी का मैजिक है, यानी कि मोदी की गारंटी है जिस पर जनता ने विश्वास जताया। और इसलिए ये करिश्मा आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर लोग जश्न मना रहे हैं, लोग खुश रहे, जनता खुश रहे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो, उनकी खुशी तो 7वें आसमान पर है। पटाखे, ढोल, ये तमाम शोर। और यही कहते हैं, जब 15 साल तक, एक लंबे अरसे तक आप मेहनत करते हैं, एक लंबा इंतजार, उसमें भी तमाम कोशिशें, तो फल कुछ ऐसा ही होता है। खैर, इन तमाम राज्यों के चुनाव के नतीजे जिसको देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खुशी की लहर है। ये बताने के लिए काफी है कि कब से इसी जीत का इंतजार ये तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे। मिठाइयां खिलाई जा रही है, बांटी जा रही है, एक दूसरे को लड्डू भी खिलाए जा रहे हैं। और झालमुड़ी भी देखिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में और बिहार में काफी फेमस है। लोग कुछ झालमुड़ी और कुछ झालमुड़ी कहते हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से ये पटाखों के शोर। लेकिन केरलम में एक अलग, और तमिल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, टीवी के, हालांकि ये कहा जा रहा था कि टीवी के यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में होगी नतीजों के बाद, लेकिन वैसा हुआ नहीं। टीवी के जो कि किंग बनती हुई, उभरती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए अपने पैनलिस्ट की ओर रुख करते हैं, क्योंकि जीत का जश्न अपने मेहमानों के अलावा और उनके बिना बिल्कुल भी आपको मजा भी नहीं आएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ तपोष पाल, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती हैं, स्पोक पर्सन है टीएमसी के। डॉक्टर रत्ना पांडे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं चक्रवर्ती जी आपके पास ही आऊंगी। संजय जी, इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जब आप पहला रुझान देखे होंगे, खासतौर पर भवानीपुर की सीट की बात करूं, ममता बनर्जी बहुत आक्रोशित थी। चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगाए गए, केंद्रीय अधिकारियों पर आरोप लगाए गए, लेकिन ये तो जनता का जनादेश है, इसे आपको स्वीकार करना होगा और स्वीकार आपको सहजता के साथ करना होगा। संजय जी, आवाज आ रही है? जनता का अगर जनादेश होता तो हम बिल्कुल स्वीकार करते। पहली बात तो ये बताइए, कितने घंटे हो गए वोटिंग शुरू हुए? कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए ना। पश्चिम बंगाल से कोई एक रिजल्ट आया कि नहीं आया? तो आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब अभी भी इन रुझान पर आपको यकीन नहीं है?
नहीं, वही पूछ रहा, कोई एक रिजल्ट आया 7 घंटे में, तो आधे से ज्यादा रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है? मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से टीवी पे वही 194, 92, 91, 92 में जो है वो लटका हुआ है। रात होने का इंतजार हो रहा है क्या? क्या मानूं इस रात बयान होने को, का मैं किस इंतजार हो रहा तरीके से है। देखूं? और इसको संजय जी, डूबते को तिनके का सहारा, इस संजय जी अपनी बात कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं कर ही रहा हूँ। अब तो 3-3 जो है एक साथ कंटेनर, बड़े बड़े ट्रक जो है उस पे बूथ के अंदर घुसड़ने की कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरा पूरा का पूरा ऑफ पड़ा हुआ है। ये क्या चल रहा है? ये जनादेश लिया जा रहा है या लूटा जा रहा है जनादेश को? तो अभी भी जो है आप इसको ये मत मानिए कि हम लोग जो है हार गए हैं, बीजेपी जीत गई है। ये रात होने का इंतजार है, खेला बाकी है अभी। ये रात होने का इंतजार है और बीजेपी इस पे कुछ ना कुछ खेल कर रही है। इसीलिए मैंने कहा, पहले कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए। विधानसभा चुनाव में 7 घंटे में आधे से ज्यादा रिजल्ट बाहर आ जाना चाहिए था। अभी तक एक भी रिजल्ट बाहर नहीं आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां इंतजार हो रहा है, शाम होने का इंतजार हो रहा है, ताकि गेम कर सके, खेल को पलट सके। और ये हम लोग होने नहीं देंगे। तो अभी गेम आपको पलटी हुई नजर नहीं, खेल पलटा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा? आपको लग रहा है कि अभी भी उम्मीद है? आपको आप भी कई सालों से आप चुनाव को जो है आप वो कर रही है। आपको भी पता होना चाहिए कि दोपहर 3 बजे तक विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। क्या आपको एक भी रिजल्ट मिला बंगाल का? एक भी नहीं मिला होगा आपको बंगाल का रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि वहां पे इस समय मतगणना को धीमा किया गया है, जानबूझ करके धीमा किया गया, समय की बर्बादी की जा रही है और शाम 6 बजे तक का इंतजार किया जा रहा है। 6 बजे के बाद जो है वो असली गेम शुरू होगा। ये आप शाम 6 बजे के बाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। मोदी नहीं, वो पहली चीज क्या है कि उसी के आड़ में तो सारा गेम होता है हमेशा। ये गेम प्लान है ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का। नंदीग्राम में भी यही हुआ था, घोषणा हो चुकी है। तपोष पाल जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन है। तपोष जी, अभी आप भी वेट करिए, जो जश्न मना रहे हैं रुक जाइए, ये कहना है संजय जी का। अभी आप इंतजार करिए, या फिर ये मूड में है कि खेला होगा, खेला करने की कोशिश की जा रही है? तपोष जी नहीं, देखिए, बार बार वो पूछ रहे थे कि किसी की घोषणा हुई है कि नहीं। 7 सीटों की घोषणा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी के 7 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है, विजयी घोषित कर दिया है। घोषणा स्टार्ट होना, वो जो कह रहे थे 3 बजे से घोषणा शुरू हो जाती है, 3 से 5 के बीच में मैक्सिमम घोषणाएं हो जाएंगी, जिसकी जहां पे स्ट्रेंथ है। अब परिसीमन के लिए हम लोग तो बोल ही रहे थे, इसीलिए हर विधानसभा में देखिए कि कुछ विधानसभा में ज्यादा सीट जनसंख्या है, हम तो परिसीमन के लिए बोल ही रहे थे। ये कांग्रेस और टीएमसी है जिन्होंने विरोध किया और उसके बाद महिला विधेयक जो है उसको पारित होने नहीं दिया, उसमें परिसीमन था। इस बार परिसीमन हो जाता तो सही में 2 घंटे 3 घंटे में हो जाता, क्योंकि वो उस हिसाब से बैलेंसिंग कर देते और जितने मतदाता है उस हिसाब से वो हर विधानसभा में रखते। इस समय ऑड और इवन वाला चक्कर है। तो हताश हो गए हैं क्या संजय चक्रवर्ती जी? नहीं, हताश नहीं। या बहुत जल्दी चाहते हैं कि कम से कम नतीजा ही आ जाए? नहीं, उनको झाल मुड़ी का झाल ज्यादा लग गया है। उनको झाल जो है अब इतना लग गया है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और झाल मुड़ी वालों को देख के ही टीएमसी वाले इस समय दौड़ा रहे हैं। आपको शायद मालूम है कि नहीं, वो कोई किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो जो है झाल मुड़ी वाले को ही टारगेट कर रहे हैं। बेचारे झाल मुड़ी वालों को हम तो टीएमसी वालों से निवेदन करेंगे कि उनको छोड़ दीजिए, बेचारे कमा खा रहे हैं, 10 रुपए में झाल मुड़ी मिलता है, आप भी खा लीजिए। लेकिन अब मैंने सुना है कि टीएमसी वाले उसका विरोध कर रहे हैं और इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं वो झाल मुड़ी का बायकॉट कर रहे हैं। झाल लग चुका है कांग्रेस पार्टी की झाल तरफ लगा से है बहुत जबरदस्त। हाँ, संजय जी मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनकी ओर। झाल लग गया है, परेशान है, चिंता है। 10 रुपए खर्चा किया है भाई प्रधानमंत्री जी ने। 10 रुपए खर्चा, जाओ जो 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन बेच सकते हैं, उन्होंने 10 रुपया खर्चा किया। अब समझिए, आप खेल के गेम प्लान समझिए। बिहार में 1 रुपए में 1000 जो है एकड़ की जमीन जो है अडानी को दी गई लीज से, वहाँ 10 रुपए प्रधानमंत्री ने जेब से खर्चा किया है। तो आप खुद समझिएगा किस तरीके का गेम चल रहा है।
ये गेम प्लान है, ये झालमुड़ी का आड़ में जो है मिर्ची किसी और को लगाई जा रही है। ये जो है देश की जनता को ठीक है। मिर्ची लगाई गई है। रत्ना पांडे जी और हमारे वो साथ कुछ मौजूद नहीं है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी की। झाल लग चुका है, अभी भी इंतजार कर रही है पार्टी और विपक्षी खेमा कि कुछ तो बदलाव हो, कुछ मिरेकल हो जाए, या फिर मैजिक के जादू ने, मोदी के जादू ने सब कुछ खत्म कर दिया है, वो तमाम आत्मविश्वास भी। रत्ना जी, आप लोग इसे मोदी का जादू कहते हैं तो ये बेहद आश्चर्यजनक है, क्योंकि लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई है। देश के 90 लाख वोटर्स को लोकतंत्र के पर्व में भाग जबरन नहीं देने दिया गया, जिद्दवश नहीं देने दिया गया। उसे आप जीत समझते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला दिन कुछ नहीं होगा। कैसे सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि अगली बार वोट दे देना? मुझे आपत्ति है इस बात पर, सुप्रीम कोर्ट से मैं सहमत नहीं हूं इस सेंटेंस को लेके। चुनाव भी अगली बार हो सकता था, चुनाव की क्या जल्दी, क्योंकि मोदी जी को सरकार बनानी है। गोटी फिट की जा चुकी है, ज्ञानेश कुमार जी मशीनें लेके निकल पड़े हैं, टैंक सड़क पे दौड़ रही है, उल्टा करके सीधा करना गृह मंत्री ने सीख लिया है। तो फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट के बयान पर, उनकी भी सुनवाई पर, उनकी भी वर्डिक्ट पर भरोसा नहीं है रत्ना जी? नहीं, वर्डिक्ट ये कौन सा वर्डिक्ट है? मैं भारत की जनता हूं, मुझे मतलब आप लोकतंत्र से सवाल हक किया। पूछना चाहती है सर्वोच्च न्यायालय से कि ये कौन सा वर्डिक्ट है? राज्य में चुनाव टाल दिए जा सकते हैं, भारत की जनता को निर्वाचन के उसके अधिकार से, संवैधानिक अधिकार से वंचित कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बताइए? किसे वंचित कर दिया? और अगर वोटर ही नहीं आएगा तो चुनाव वंचित किसे किया गया? वंचित किसे किया गया? 90 लाख लोगों को किया गया। 90 लाख वो कौन लोग थे? मुझे लगता है आप बहुत परिपक्व भी हैं, बहुत अनुभव भी है। किसे हटाया गया है, किन नामों को हटाया गया, वो 90 लाख लोग कौन थे जिन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में हटाया गया है? मुझे लगता है कि आपको पता होगा, आपके पास ये जानकारी तो होगी, या सिर्फ मात्र एक एजेंडा ले लिया, या फिर आप यूं कोशिश कर रही हैं कि कहीं तो ठिकरा डालना है, किसी पे तो कहना है कि हाँ ये वजह रही तो ईवीएम, उसके बाद एसआईआर प्रक्रिया। ठीकरा डालना है, हाँ। ठीकरा जो चोरी कर रहा है उसके सिर पर ऑटोमेटिक फिट है, हमें क्यों डालना है? 90 लाख लोग हटाए, आपने मान लिया कि ठिकरा है, क्या होती है बताइए? मान लिया कि कोई एक वजह चाहिए थी आपके पास, तो आप ये डिफेंडिंग मोड में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों नहीं हुई? ये नया कॉलम एसआईआर का बंगाल एसआईआर के लिए क्यों जोड़ा गया? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। और अगर है और सुप्रीम कोर्ट वास्तव में जनता के साथ है और कहा गया कि अगली बार वोट दे लेना, तो फिर जब वोटर ही नहीं है, चुनाव में, लोकतंत्र में वोटर ही सब कुछ है ना, वोटर तो है नहीं, तो ये जनता का जनादेश जो आया है रत्ना जी, जनता का जनादेश जो आया है, ये जनादेश किसका है? वोटर्स का नहीं है, पीएमओ का आदेश। ये वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया है, किसने किया है? ये बीजेपी का आदेश है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ घपलेबाजी से लाया गया। तपोष जी, अपने सेलेक्टिव भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाकर इस चुनाव में बाजी मार ली है। एसआईआर प्रक्रिया हो, चुनाव आयोग को अपने काबू में किया, ये तमाम आरोप लगाए गए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, आऊंगी मैं फिर रजनीश जी आपके पास। तपोष जी, शायद आपने म्यूट कर रखा है, पहले अनम्यूट करिए। नहीं, मेरा एक कॉल आ गया था तो मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। साम दाम दंड भेद, मुझे लगता है आपने आरोप तो सुन ही लिए होंगे। ये ठिकरा है एसआईआर को लेकर, 90 लाख लोग जो वोट नहीं कास्ट कर पाए, चुनाव आयोग को आपने मिला लिया, केंद्रीय अधिकारियों की तैनाती कर दी गई चुनावी मैदान पर ताकि वोट आपके पाले में आ सके। जनादेश आपने जो लिया है ये आपका ही आदेश है, बस आपने इसका नाम जनादेश रख दिया है। जी, देखिए एसआईआर 12 राज्यों में हुआ था, तमिलनाडु में भी हुआ था। अगर एसआईआर से ही जीतना होता तो हम तमिलनाडु में भी जीत गए होते, केरला में भी जीत गए होते, केरला में भी हुआ है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो 93 लाख लोगों के जो कटने की बात हो रही है, तो इसके यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जिस समय एसआईआर स्टार्ट हुआ था, उस समय ममता बनर्जी ने ही अनर्गल बयान दिए थे और उसको डिरेल करने की कोशिश किया था और खुले मंच से ये बोलना शुरू कर दे, कोई बीएलओ आए तो उसको मारो, उसको भगाओ, कोई कागज मत दिखाना। तो इस तरीके से क्या हुआ, कुछ विधानसभा में जितने वोटर्स थे पहले, उतने ही वोटर्स के फिर से लिस्ट आ गए। मतलब किसी ने कुछ सेग्रीगेशन किया ही नहीं। उससे क्या प्रॉब्लम हुआ, मतलब आप ये सोच लीजिए कि इन इतने सालों में 2002 से लेकर अभी तक उस विधानसभा में किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। इस तरीके से डेटा आ गए, तो उसके बाद फिर तो 2024 की लिस्ट फॉल्टी है फिर।
लोकसभा बड़े कैंसिल स्तर पे कराइए, जो है उस पे काम करना लोकसभा शुरू कैंसिल करना कराइए। अगर पड़ेगा। 2024 की फॉल्टी लिस्ट पे आपने चुनाव देखिए कराया बीच था, में मत बोलिए, नहीं तो मेरा जवाब नहीं आ नहीं पाएगा बोलना ना। बीच पड़ेगा में ना। बोलेंगे आपका तो आपने जो किया है उसकी बीच में मत बोले। झूठ कौन और बीच फरेब में आप बोल रहा आके है? बोलेंगे मुझे तो थोड़ी ना सुनेंगे। जी मैं अपना बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप तपोश जी आप अपनी बात रखिए, उलझिए नहीं। आऊंगी हाँ। रत्ना तो जी आपके उसके बाद ये जो है ममता बनर्जी ने उसको सबसे पहले तो डिरेल करने की कोशिश की, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और फिर उन्होंने ये बताया कि एसआईआर का पूरा प्रोसेस जो है वही गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट में आप बताइए, वहां पे इनको फटकार लगी और उन्होंने बताया कि इस तरीके की किसी प्रोसेस को कभी भी नहीं रोका जाएगा। अभी 2 दिन पहले उन्होंने काउंटिंग से पहले याचिका दायर की, कपिल सिब्बल को फटकार पड़ी है कि वहां पे जो काउंटिंग में लोग लगे हुए हैं वो केंद्रीय जो एम्प्लॉय है, सेंट्रल एम्प्लॉय है, उनको ना लगाया। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दो बार इनको फटकार लगाई, एक बार एसआईआर के मामले में, दूसरी बार इनके काउंटिंग के मामले में कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, वो ममता बनर्जी डिसाइड करेंगी। तो सुप्रीम देखिए कोर्ट ने इन्होंने डायरेक्ट जिस किया है तरीके कि से चुनाव आयोग अपने एनआरकी करने की मेंबर को कोशिश की मानेगा। है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। झूठ मत बोलिए। एक चीज और बता दूं, अभी आपने देखा था इन्होंने नहीं, कोर्ट का जैसे वर्डिक्ट में इलेक्शन बता खत्म देते, हुआ, सुप्रीम उसके कोर्ट ने बाद ये वाले कहा दिन- है कपिल कोर्ट का सिब्बल वर्डिक्ट को गलत बता बात रहे हैं, कहते आप हुए। कैसे लोग को लाके सुनिए निकाले सुनिए ना थे सुनिए, वर्डिक्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार, माफ करिएगा, केंद्रीय अधिकारी और राज्य के अधिकारी मिलजुल कर, हमेशा ये ऐसा होता रहा कि चुनाव आयोग ये डिसाइड करती है कि राज्य भर के जो अधिकारी होते हैं, केंद्र के जो अधिकारी होते हैं, उसे चुनाव आयोग की तरफ से डिसाइड किया जाता है, फैसला लिया जाता है, सरकार का कुछ भी वो कह रहे थे नहीं ये नहीं होगा, वो आगे बैठ होगा, जाते हैं आप लोग वो नहीं चैनल होगा, पे। ये होगा, और उसको रत्ना लेके जी, सुप्रीम कुछ नहीं कोर्ट होगा, चली आप गई, झूठ और बोलेंगे कोर्ट और का समय चोरी बर्बाद करेंगे। कर रही थी। ठीक है रत्ना वहाँ जी से अपनी इनको बात, फटकार ठीक है लगी। तपोश जी, तो आप अपना बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आप चोरी करके जीतते जा रहे हैं, तो आपका समय है जो सच में चल रहा है अब उसका भाई- समय बर्बाद हो रहा है। भाई आपके आपका कह तो देने अपना से हो रहा थोड़ी है ना ना, चोरी हो जीत जाएगी, रहे ये जनादेश है। आप जनादेश को चोरी कह दें तो कौन क्या आप तो कहेगा? चोरी की आप कौन सरकार सा बनाते नशा हैं, करते जीती हैं? हुई आप जीता हवा हुआ में रहे, जनादेश चुराने आप वाले, फालतू की बकवास करते जीता रहे, हुआ जनादेश जादूगर की चुराने कहानी वाले आपके बकवास नेता ना सुनाते करें। हैं संसद भवन में, आप उस जीता जादूगर की हुआ कहानी सुनते जनादेश रहिए, चुराने खुश वाले रहिए। कर्नाटक में अब सरकार हमसे नहीं क्या करना, चुराई हम थी। थोड़ी ना आपके साथ बहस करने बैठेंगे, बिल्कुल, फालतू की शर्म बातें किया आप लोगों को कीजिए, करनी है। ठीक है, आप लोगों दोनों ही को ना अपना तो देश के बीपीआई बारे मत में करिए, कुछ ठीक है कहना ठीक है, है। ना संविधान रजनीश के बारे शाह में जी, कुछ कहना है, रजनीश ना शाह देश जी, के मैं बारे में कुछ कहना है। आऊंगी तपोश पाल जी, आपके पास ही वापस आऊंगी। रत्ना जी आपके पास आऊंगी। रजनीश शाह जी, देखिए इस पूरे मामले में, क्योंकि पहले रुझान आए, रुझान की तस्वीरें अब कुछ हद तक आपको, आप ये मान लीजिए कि यही तस्वीर रहने वाली है। किस तरीके से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी जहां यहां पर खिलकर सामने आई है, ड्रॉबैक है टीएमसी पार्टी के लिए, वजह क्या रही, क्या फैक्टर रहे जो टीएमसी, जो 15 सालों से ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में रही, जो माटी मानुष की बात करके जिन्हें अग्निपुत्री कहा गया 2007-2008 में, वो इस तरीके से उनका ड्रॉबैक आप देखने को मिल रहा है, फैक्टर क्या माने जाए इसमें? रजनी जी, बंगाल हमेशा 3 चीजों की बात करता है, माँ, माटी, मानुष। इसका अर्थ मैं समझाती हूँ। माँ यानी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसका स्पर्श माँ से होता है, उसकी पहचान माँ से होती है, फिर वो अपने माटी से जुड़ता है और उसके बाद वो अपने लोगों से जुड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बंगाल आज से रही, वो आजादी के पहले से इस चीज को मानते हुए चला आ रहा है। अभी रही बंगाल में इस जो डिक्लाइन हो रहा है, टीएमसी का जो डिक्लाइन हो रहा है, इसमें इस चीज को लेके एक बहुत बड़ा बात है कि आरजीकर का जो घटना है, आरजीकर घटना में मतलब प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट कर रही है। वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है? उनके हाथ में पुलिस है, उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर देखा है कि वो लोगों के बीच बैठकर प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या मतलब ये हम ये मान ले कि वो खुद के ही एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट में बैठ गई। तो ये क्या एक मतलब बेवकूफी नहीं है कि आप एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और आप अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप आवाज उठा रही हैं, आप प्रोटेस्ट कर रही हैं। और आरजीकर की जो घटना है, एक डॉक्टर के साथ जो हुआ है, अगर एक डॉक्टर अपने सेफ स्पेस में, जो कर्म क्षेत्र है उनका, वो हमारे लिए सबसे मतलब सेफ स्पेस होता है, अगर वो अपने कर्म क्षेत्र में ही सेफ नहीं है तो बाकी के राज्यों की जो महिलाएं हैं वो कहाँ सेफ है? और मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि रात को लड़कियों का निकलने का क्या जरूरत है, अगर वो सुरक्षा नहीं फील करती, रात को अगर
ये मुख्यमंत्री होकर, एक महिला होकर, अगर हम ये कहें कि आप क्यों रात को निकलती हैं, आप भी तो रात को निकलती हैं क्योंकि आपके साथ तो बॉडीगार्ड्स है, इसीलिए आप निकल जाते हैं। तो आम जनता के पास बॉडीगार्ड्स नहीं, इसलिए उनको निकलने का हक नहीं, इसलिए उनको काम करने का हक नहीं, इसलिए उनको विकास का हक नहीं है। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स थी? तो ये सब चीजें अभी जनता को पता है। और जो ये 90 लाख लोगों की बात कर रही है, वो 90 लाख लोग इलीगल इमिग्रेंट्स है। ठीक है, हम 90 लाख लोगों को हम साइड करते हैं और हम जो बाकी के जो वोटर्स हैं उन पे आते हैं। यहाँ पे एक चीज है, जो बाकी के वोटर्स हैं, अगर हम धर्म के मतलब धर्म को लेकर ही अगर हम समझे कि ये राजनीति धर्म के आधार पर हुई है, तो हिंदू क्यों आज डर रहे हैं? हिंदू को क्या डर लग रहा है? इस बात को समझना होगा कि ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, इसका मतलब हिंदू कहीं ना कहीं डर रहे हैं। हिंदू को अपना जो माइनॉरिटी होने का जो डर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रदेश है, आप गुवाहाटी या असम में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज हो गई है। तो हिंदू को क्या लुप्त करने की एक योजना हो रही है? तो हिंदू को, तो अगर हिंदू में ये डर है, अगर हिंदू जो भी वोटर्स है उनमें उनके अगर डर है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी ग्लोबलाइजेशन एक बेहद अहम मुद्दा रहा और ये कहा जाता रहा है किसी हथियार की तरह इस्तेमाल दोनों ही पार्टियों ने खूब किया है। संजय चक्रवर्ती जी बताइए। मैडम जरा अंकिता भंडारी के बारे में कुछ कहिए, थोड़ा सा हाथरस के बारे में कुछ कहिए, थोड़ा सा उन्नाव के बारे में कुछ कहिए, थोड़ा सा अयोध्या के बारे में कुछ कहिए, थोड़ा सा लखनऊ के बारे में कुछ कहिए। क्या वो बेटियां नहीं थी? पश्चिम बंगाल का है क्या वो बेटियां थी या नहीं थी? अंकिता भंडारी बेटियां थी या नहीं थी? राज्य सरकार जो है किस तरीके से अपने विधायकों को नहीं, ये मैं आसाम की बात कर रही है। एक सेकेंड आप देखिए, आप चुप करा रहे थे, अब आप कुछ चुप रहिए। दूसरी बात, अभी आसाम की बात कर रही थी। आसाम में जो है वह से माइनॉरिटीज में हो गए हैं। पहले ये बताइए 2016 में अमित शाह ने क्या कहा था? हम लोग जिता दो, हम जो है घुसपैठियों को चून चून के बाहर करेंगे। फिर यही शब्द 2021 में कहा था, हम लोग दोबारा जिता दो, हम घुसपैठियों को चून चून करके बाहर करेंगे। फिर 2026 का चुनाव आया, फिर वही बात कही कि इस बार हम लोग को जिता दो, घुसपैठियों को चून चून करके बाहर करेंगे। कितने चुने और कितने को बाहर किया, एक आंकड़ा है तो दे दीजिए हमको। कितनों को बाहर किया आज तक? पिछले 12 साल के शासन में कितने लोगों को बाहर किया? आपके पास आंकड़ा है? कुछ भी बोल देंगी, कुछ भी टीवी चैनल में आकर के बोल देंगी। 5 लाख लोगों को मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। 5 लाख लोगों को हमने केवल यूपीए के कार्यकाल में 90,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया था और आपके पिछले 12 साल में 6,400 लोगों को, केवल 4,600 लोगों को डिपोर्ट किया गया बस। और सारा चुनाव जितना होता है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो और उसके बाद बंगाल का हो, ये सब घुसपैठिया और आसाम का घुसपैठिया के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म घुसपैठिया गायब। मतलब जो है जैसे चुनाव होता है घुसपैठिया वो तुरंत दूसरे राज्यों में शिफ्ट होते चले आते हैं और वहाँ पे यही घुसपैठिया का मुद्दा लेकर बता दीजिए। रजनीश जी ये बता रही थी, अब संजय सुनिए राजस्थान में कितने, सुनिए मेरी बात सुनिए, बिहार में कितने बाहर के? मैं समझ गई। रजनीश जी ये बता रही थी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कि देखिए मामला ये है टीएमसी के ड्रॉबैक के फैक्टर्स क्या रहे। संदेशखाली की घटना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, ये तमाम ऐसी घटनाएं थी जिससे महिलाएं आज सुरक्षित फील करने लगी, महसूस करने लगी, जिसकी वजह से ये जनादेश आया है, ये कह रही थी। ये बिल्कुल नहीं, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। एनसीआरबी का डेटा उठा करके देख लीजिए, अगर आप लोग भरोसा ना हो तो एनसीआरबी का डेटा, वो ममता बनर्जी का डेटा तो नहीं, सरकारी डेटा है। एनसीआरबी का डेटा मैं आपको डेटा बताती हूँ, सुनिए संजय चक्रवर्ती जी, सुनिए ना। 27% जो एसिड अटैक है ना पूरे देश में, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। एसिड अटैक की बात करें, कितनी सुरक्षित है? अब डेटा की बात करें तो डेटा तो यही है। फिर कोलकाता सेफेस्ट सिटी 4 साल से है या नहीं है? एनसीआरबी का डेटा सेफेस्ट सिटी 4 साल से है। एनसीआरबी के डेटा में हत्या, बलात्कार, लूट और दलितों पे अत्याचार में जो है टॉप 10 में। तो मैं उसी डेटा को कोट तो कर रही हूँ ना, आप कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, उस रिपोर्ट को देख लीजिए, उस रिपोर्ट को देखिए ना संजय चक्रवर्ती जी, उस रिपोर्ट को देखिए जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 27%
ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ, बंगाल- ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। ऑल इंडिया में एसिड अटैक की जो विक्टिम महिलाएं हैं 27% पश्चिम बंगाल में एसिड अटैक है पूरे देश का। अपने आप में मैं कितनी अपने भयावह हिसाब से दृश्य है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का है। मुझे लगता है बंगाल की राजनीति आप करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उसकी फिक्र नहीं है क्या? राजनीति से आगे हम भी तो देश की बढ़कर राजनीति देखेंगे ना करते हैं। आपके राज्य में क्या आपने हो रहा है, जहां पर आप 15 साल से मुझे चुनाव क्यों कर बंगाल रहे में सीमित रखना थे, चाहती सत्ता है? में थे। आप बंगाल में सीमित क्यों रखना चाहती है? आप पूरे देश की बात क्यों नहीं करती है? मणिपुर की बात क्यों नहीं करती है आप लोग? आपको क्यों आप जो लगता है? केवल देखिए सुनिए संजय आप जी, देश देखिए की बात संजय नहीं जी, करती संजय जी, आज बंगाल का नतीजा है, आप टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे बंगाल के बारे में बात किया जाए या मैं मार्का चली जाऊं? हाँ। मैं पहले भारतीय हूँ और प्राइम न्यूज पे आप तमाम मैं चीजें पहले देखिए, इंसान हूँ तमाम और ऐसे सबसे पहले वीडियोस भारतीय देखिए, हूँ। क्लिप उठाइए, मणिपुर से लेकर हर एक जगह। पहले से देखा हुआ है, मणिपुर का देख लीजिए। मणिपुर बाकायदा पिछले 6 महीने से जो है इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है। मैं भारतीय हूँ सबसे पहले, टीएमसी का बाद में हूँ। मेरा हक तो भारतीय है, हैं हक तो बनता फिर है। उससे पहले आप जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता की आवाज बनिए। मैंने आरजीकर का जो है मैंने विरोध किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ। मैंने विरोध किया था, ठीक है। आपके चैनल में नहीं था तो मैंने दूसरे चैनल में मैंने विरोध किया था बाकायदा। ऐसा नहीं है, महिला का किसी भी महिला किसी भी प्रदेश को सुनिए उसको संजय सुरक्षित होना जी, चाहिए। संजय जी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ, अगर कोई उसका विरोध नहीं करता है तो ये उसकी विवेकता पर ये सवाल है, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, समर्थन नहीं कर सकता। आपने एहसान भी नहीं कर दिया, नहीं हम पर एहसान किया है, नहीं अपनी पार्टी पर एहसान किया है उसका विरोध करके। बिल्कुल नहीं ताजपुर किया, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। मैंने अपने जमीन पे जो है, मेरी जमीन जागी हुई है, सोई नहीं तपोश है। पाल जी, की अब मैं जो घटना आऊंगी, हुई ठीक थी है। उसका विरोध किया था आपने। हम एक नजर से आप आपने अपनी पार्टी का विरोध किया था, स्टैंड अभी रखने आए ना बताया ना। संजय जी, वहीं तक। नहीं मिस्टर चक्रवर्ती, यू हैव अपोज्ड आरजेकर इंसिडेंट्स, राइट? आपने उसका विरोध किया। उनकी माताजी पानीहटी से चुनाव लड़ रही हैं, आपने उनके अगेंस्ट में क्यों कैंडिडेट खड़ा किया? क्यों उनकी माताजी को हराना चाहती हैं आप? सारे के सारे कैंडिडेट विड्रॉ कर लेना चाहिए था, वहां पे किसी को कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था, सहानुभूति के आधार पर नहीं खड़ा करना चाहिए था। वहां पे हर एक व्यक्ति ने कैंडिडेट खड़ा किया। यहाँ की टीएमसी के कैंडिडेट ने पानीहाटी में उस पीड़िता की माताजी को नीचा दिखाने के लिए, मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आपका ये ढकोसलाबाद है। आपने आरजेकर का कोई विरोध नहीं किया। अगर विरोध किए होते तो आज उनकी माताजी के अगेंस्ट में आप कैंडिडेट नहीं खड़ा है। और बहुत सहानुभूति बटोरने के लिए आपने उनको टिकट दिया है, इसका क्या मतलब है? किसी का कोई हत्या हो जाए तो उसको राजनीति में लेके आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जश्न के बाद और इस नतीजों के बाद। इस तरीके से लोग बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि 15 साल बाद पश्चिम बंगाल में जीत मिलना अपने आप में एक बेहद ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए। AIADM के बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। तो इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। शुरू हो जाए कैबिनेट के आइटम। बधाई दे रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजय चक्रवर्ती जी हैं, टीएमसी के स्पोक पर्सन है, रत्ना पांडे जी हैं, तपोश पाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक है, अब क्योंकि चुनाव के नतीजे आते हैं, मुझे लगता है बीपी हाई भी कई लोगों के हो जाते हैं, क्योंकि रजनी जी पहले तो एक असम की बात करें, असम में भी हेमंता सरकार वापस आती हुई नजर आ रही है, क्या फैक्टर माना जाए? और यहाँ पर क्योंकि बहुत टफ मुकाबला माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि हैट्रिक नहीं लगा पाएंगी अगर हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की बात करें, लेकिन अब मुमकिन भी लग रहा है। कौन से वो फैक्टर रहे, कौन सी वो गारंटी रही? क्योंकि अपर असम, लोअर असम एक बहुत मतभेद है, खाई के तौर पर आप उसे देख सकते हैं।
असम में सबसे बड़ी जीत का कारण यही है कि असम में मुख्यमंत्री जी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। वो लोगों से जुड़े, वो रोज लोगों के पास जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। देखिए, एक कोई भी राज्य में मतलब कुछ समय में, थोड़े से समय में बहुत बड़ा बदलाव लाना संभव नहीं है, लेकिन ये 10 साल की सरकार थी, बीजेपी सरकार 2016 से, उसमें गुवाहाटी से लेकर असम के विभिन्न क्षेत्र में जो भी कनेक्टिविटी थी उसको अच्छा किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की सुविधाएं की। हाँ, अभी भी लोग बाहर जाते हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती हूँ, लोग बाहर नहीं जाते हैं, लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं, लेकिन उस गैप को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2.5 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी भी मतलब पैसे लिए, कहीं भी पैसे खर्च किए बगैर गवर्नमेंट जॉब्स मिल गया। तो ये सब जो मतलब उपलब्धियां है, ये जो 10 साल में बीजेपी सरकार ने किया है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी सरकार ने ग्राउंड लेवल काम किया है। देखिए, कांग्रेस ने 65 साल हमारे देश में जो उनकी राजनीति चली वो पारिवारिक राजनीति थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो यहाँ पे पारिवारिक का कोई स्पेस ही नहीं है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बेसिस पे टिकट दिया गया है, एलिजिबिलिटी के बेसिस पे कैंडिडेट्स को कैंपेनिंग करने का मौका दिया गया है। तो ये जो बदलाव आया है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोगों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अभी समझ रहे हैं। हर किसी के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, तो लोग बेवकूफ नहीं है, जो जनता है। और आज लोग देखिए, आज टीएमसी जीतती है तो भी जाता है, और अगर आज बीजेपी जीत रही है तो सभी लोगों को ही जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर्फ किंग मेकर्स, ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, और कोई नहीं होता। ठीक, संजय चक्रवर्ती जी, 2013 में हेमंत बिश्व शर्मा पे भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए? 2013 में, और उसको देश का सबसे भ्रष्ट आदमी किसने बताया था? अमित शाह जी ने बताया था। और उसके बाद जो है आज वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो आप भ्रष्टों को जो है बाकायदा, जब चीफ मिनिस्टर, वाइस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मंत्री और जो भी आता है, 25 में से 23 को तो क्लीन चिट मिल गई बाकायदा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी राजनीति का कितना मतलब वो है कि अजीत पवार की मृत्यु होती 4 दिन के अंदर उनकी विधवा को बाकायदा जो है डिप्टी सीएम का पोस्ट दिलवा जाता है। 13 दिन का इंतजार तो कर लिए होते, ऐसी क्या जल्दी? ये सारी जो पॉलिटिकल गेम इन लोग खेलते हैं, ये सब जानते हैं। ये जनता का चुनाव होता ही नहीं है, पहली बात तो ये चुनाव केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ दिखावे का चुनाव होता है। बाकायदा ये पूरा सेटअप, ये सेटिंग हो चुकी है। मैंने कहा ना कि अब तक 3:30 पौने 4 हो रहा है, अब तक जो है बाकायदा चुनाव के रिजल्ट लगभग 60% आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया अभी तक। क्यों नहीं आया? वो सिर्फ और सिर्फ रात होने का इंतजार किया जा रहा है, बस। ठीक है। तपोष ये बात अभी ममता जी के वीडियो में भी उन्होंने कहा कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इंतजार करिए, जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ममता जी का वीडियो, अच्छी बात है कि उम्मीद तो है। तपोष पाल जी, सुन लीजिए थोड़ा, चक्रवर्ती जी, ये लड़ाई 1 लड़ाई 2 बोल रहे थे। आवाज नहीं आ रही आपके फोन की। तपोष, सुना आपने? लड़ाई 1 लड़ाई 2। अब ममता बनर्जी देखिए, बहुत समय मिलेगा अब उनको, वो पेंटिंग बनाए और गाना गाएं, और म्यूजिक का, कविता लिखने का भी बहुत शौक है, वो भी करें। वो उनको जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने यही सब करने के लिए छोड़ दिया है। अब आराम से उनको करने के लिए बोलिए, ये सब जितना एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है उनको कहिए कि ये सब करें। फालतू विपक्ष में बैठेगी ममता बनर्जी, अगर यही नतीजे रहे तपोष जी, तो विपक्ष में बैठा इंसान और नेता ये तो नहीं करता। नहीं, जनता के मुद्दे उठाएंगे, विपक्ष में थोड़ी ना जाएंगी, ये जेल जाएंगी। अभी आप देख लीजिए, आते हैं नारी बंधन लेके, ईडी से फाइल छीन के भागी हैं। वो दीदी कहने वाले की पार्टी और करेगी क्या? केस लगे हुए हैं। ये दीदी गृह मंत्री कहता है
ये महिलाओं के बारे में सोच है, शर्म नहीं आती है? तो महिलाएं अगर क्रिमिनल होंगी उनको क्या जेल नहीं भेजेंगे? सारे लोग इसी तरह से बकवास करते हैं महिलाओं के लिए। क्या आपको लाइसेंस मिल गया क्या मर्डर करने का? अपराधी होने का लाइसेंस किसने मर्डर कर दिया? और आपको लाइसेंस है कनपटी में इकट्ठा करने का? आपको लाइसेंस है तड़ी पार होने का? अरे आपको लाइसेंस है? महिलाओं के बारे में बदतमीजी मत कीजिएगा। छोड़ देंगे महिलाओं के बारे में बदतमीजी मत कीजिएगा। बस जवान संभाल के, और यह हंसी अपने मुंह के भीतर, ये हंसी अपने मुंह के भीतर है वो सब जेल जाएंगे। तमीज़ी बिल्कुल नहीं। फुर्सत थोड़ी ना मिल गया। किसने कह दिया महिला? क्या सड़क पे आप लोगों को आप लोग बुला लेते हैं, इनके साथ डिबेट होता है? ये गुंडे हैं, बदमाश, हंस रहे हैं बदतमीजी करके। मुख्यमंत्री है वो एक प्रदेश की। अब देखिए इनके साथ दिक्कत है कहीं के, और ये पता नहीं कैसी एंकर है। ऐसे डिबेट में मुझे नहीं रहना, सॉरी। रत्ना जी सुनिए 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 2 मिनट सुन जाइए, सुन भी लीजिए। मैंने आप या तो आपने सुना भी नहीं कि उनको क्या कहा गया। दूसरी बात ये है रत्ना जी, मुझे लगता है आप इतनी आक्रोशित हैं, चाहे दीदी हो, ममता बनर्जी का नाम हो, मैंने उन्हें टोका है, उनकी बातों को लेकर वो अपनी बात वापस भी ले रहे थे। मुझे लगता है कि नतीजा आप नहीं बिल्कुल डाइजेस्ट कर पा रही हैं। रत्ना जी को फ्रेम पे रखिए। रत्ना जी, मुझे लगता है फिर तो आपको लेना चाहिए था कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को सबसे पहले चुनावी मोर्चा संभालना चाहिए था। ठीक है, तपोष पाल जी, बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं आप। मुझे लगता है कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है ये बताना आपको भी बताना होगा, तो फिर तो इंसान सोचे 4 बार। आपको पता है विपक्ष की भूमिका क्या होती है, वो नाचने गाने या फिर कलाकृति बनाने के लिए नहीं होता है। अफसोस है मुझे कि जब आप लोग इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। नहीं, ममता बनर्जी ने खुद कहा ये चीज कि अगर मैं चुनाव हार गई तो मैं जो है कविता लिखूंगी, मैं पेंटिंग बनाऊंगी। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन्हीं के शब्द हैं। तो इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता, ये मेरे शब्द नहीं है। आप सोशल मीडिया पे उठा के देखिए, उनसे ये पूछा गया था कि आप जो है अगर चुनाव हार जाते हैं तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हम पेंटिंग बनाएंगे, हम म्यूजिक सुनेंगे। हम म्यूजिक करते हुए वो एक बार बता भी रही थी ना कि वो ट्रेडमिल पे जाते जाते बजट बना लेती हैं। लेकिन सदन में वो ये नहीं करेंगे, उनका व्यक्तिगत रूप से वो क्या करेंगे, उनकी अपनी विचारधारा है। तपोष पाल जी, संजय जी, ठीक है मैं आऊंगी, अब वापस कोई अपने स्टेटमेंट नहीं बताया संजय जी, मैंने उन्हीं के स्टेटमेंट को बताया। और लड़ाई 1 लड़ाई 2 ये जिस दिन ज्ञानेश कुमार पहुंचे, संजय चक्रवर्ती जी, उस दिन ये जो है धरने पे बैठी हुई थी। सिटिंग चीफ मिनिस्टर धरने पे बैठा हुआ है, तो प्रदेश कौन संभालेगा? प्रदेश क्या राज्यपाल संभालेंगे? तो ये बहुत दुख भरी चीजें हैं जो कि पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल में आए, उसको लेने के लिए हमारे पास है, और फिर वो कहें कि प्रेसिडेंट हमको बिना बताए चले आते हैं। ठीक है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया प्रेसिडेंट के लिए। संजय जी, ये बहुत दुखद है। ठीक है तपोष जी, मैं समझ गई। मुझे लगता है कि संजय जी भी चले गए। तपोष पाल जी और रजनी शाह जी हमारे साथ मौजूद है। तपोष जी, मैं आपके पास वापस आऊं, उससे पहले मैं रजनी जी के पास जाऊंगी। एक अंदरूनी खेमे की तरफ से या विपक्षी खेमे की तरफ से एक बयान जब आया रजनी जी, भीतरी और बाहरी का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी है, शायद यही एक बेहद फेवर में काम कर गया और बाहरी पार्टी को जनता ने चुन लिया है, अपना जनादेश दे दिया है। लेकिन अगर आप 1977 के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखेंगे तो हमेशा से ही जो भी पश्चिम बंगाल में जो पार्टी रही वहीं से बनी उभरी, उसी को जनता चुनती आई है। इस बार कुछ अलग, इस बार कुछ हटकर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हिंदू जातिवाद है, जो धर्मवाद है, जो हिंदू जो लोगों में जो एक डर है, वो भी कहीं ना कहीं एक इस विजय का संचार किया। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए आप जब अपने ही राज्य में आप ये कहते हैं कि महिलाओं को लेकर महिलाएं बाहर क्यों जा रही हैं रात को, तो ये कितने हास्यकर एक स्टेटमेंट है एक मतलब मुख्यमंत्री का।
उस पर उनके ही जो मतलब पार्टी के लोग हैं वो उस पर मोहर लगाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या गलत कहा है। अगर हम उनसे ही प्रश्न पूछे कि आप क्यों बाहर जाती हैं, आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपके साथ बॉडीगार्ड्स है, और उन कॉमन पीपल, उन लड़कियों के सपनों का क्या जो बाहर जाकर काम करना चाहती हैं। 8 बज जाता है तो घर में उनके परिवार के लोग चिंतित होते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी बेटी सुरक्षित घर नहीं आएंगी। तो ये जो चीजें हो रही है और संदेश खाली की जो घटना है, उस घटना को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हिंदुओं के ऊपर हुआ हिंसा है, कहीं ना कहीं हिंदू जागृत हो रहा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या धर्म के चश्मे से ही देखा जाए? वैसे सिर्फ बीजेपी के कहने से ये जागृत नहीं हो रहा है। ये लोग अभी समझ रहे हैं कि अभी हमें एकत्रित रहकर अपने देश का जो भी हमारा विकास है वो हम सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर हमें मतलब रहना है तो हमें अभी एकजुट होकर रहना पड़ेगा। तो ये सिर्फ बीजेपी का जो कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी है ये नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों में डर है क्योंकि जो भी केसेस हो रहे हैं अभी हमारे देश की बात छोड़कर अगर हम बांग्लादेश में जाते हैं तो 2023 से लेकर 2026 तक जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, क्या हमें सोशल मीडिया पर वो खबरें नहीं मिली? क्या हमें नहीं पता चल रहा है कि हिंदुओं पर क्या हो रहा है? असम के 8 डिस्ट्रिक्ट में हिंदू माइनॉरिटीज है। क्या ये आंकड़ा छोटा है? आज 8 है, कल 80 होंगे। तो ये जो एक डर है, पूरे देश में अल्पसंख्यक कौन है फिर? पूरे देश की अल्पसंख्यक अगर अगर हिंदू अल्पसंख्यक भारत में हो जाते हैं तो ये सिर्फ हिंदुत्व के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए एक डर है। क्योंकि हिंदू है इसीलिए भारत सेकुलर है, इस बात को समझना पड़ेगा। भारत यूं ही सेक्युलर नहीं है, हिंदुत्व के वजह से ही भारत सेकुलर है। तो इस बात को अगर हम नजरअंदाज करते हैं और हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें कहा है कि सेकुलर है, अरे सेकुलर क्यों है भाई? क्योंकि हमने सबको एक साथ जोड़ के रखा है, हमने किसी को भी भेदभाव नहीं किया है। लेकिन अपने ही देश में हम पराया बनकर तो नहीं रह सकते। हम अपने ही राजनीति चश्मा लगा लिया है आपने रजनी जी, या फिर कोई और मुद्दा है? किस चीज का एक इम्पैक्ट लोगों के मन में पड़ा है और इसीलिए इस बार 85% वोटर्स बाहर निकल कर आकर अपना मतदान दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले भी हम अगर देखें तो 60-65% मैक्सिमम रहता था, लेकिन इस बार 85% लिया है। हाँ, उसमें कुछ है जैसे कि गवर्नमेंट में कुछ स्कीम्स मतलब इंट्रोड्यूस किया है। मतलब आप ये कहना चाहती है रजनी जी, मैं लबोलुबाव आपकी बातों को इस तरीके से समझूं कि धर्म के नाम पर लोगों ने वोट दिए, बस ऐसे ही देखो, मतलब वो चश्मा पहन लो जो धर्म के चश्मे हो और हिंदू मुस्लिम को बांट दो, क्योंकि लोगों को विकास परियोजना रही नहीं धरातल पर, नहीं सुरक्षा का मुद्दा, नहीं लक्ष्मी भंडार जैसे मुद्दे। कोई भी समुदाय बस इसलिए वोट दे रहा है ताकि उसका धर्म बच सके, यही मानो, उसका संप्रदाय बच सके। और सबसे बड़ी बात है, अगर भारत में ही हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगी तो बाकी किस देश में हिंदू सेफ रहेंगे? पाकिस्तान में हम देख रहे हैं हिंदू सिर्फ 2% बचा है। 18% से 2% का जो गैप है वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बांग्लादेश में 33% से लेके 18% आ गया है। तो क्या ये हिंदुओं के लिए डर नहीं है? क्या हमें अभी इस बात को लेकर जागृत नहीं होना है? सतर्क रहना चाहिए कि आप माइनॉरिटी नहीं बन जाए, डरना चाहिए, डर कर वोट डालना चाहिए। मैं आपकी बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ रजनी जी, आप डरने की क्यों बात कर रही है? लोग सुरक्षित महसूस किए और ऐसे तमाम जगह हैं, तमाम ऐसे जिले, राज्य, शहर जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं डर की वजह से नहीं, क्योंकि उन्हें यह अधिकार दिया गया है। तपोष पाल जी, क्या डर की भावना है? और जिस तरीके से राजनीति में एक धर्म का एंगल लेकर, क्योंकि बार बार आप पर आरोप लगाए गए, धर्म विशेष का एक एजेंडा लेकर चलते हैं आप, फिर वही पोलराइजेशन का खेल होता है और उसके बाद वोट हासिल कर लिए जाते हैं।
नहीं, कितने आसानी से आपने इसको पोलराइजेशन का बता दिया और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग इस चीज को छोड़ के चले जाएं। देखिए, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। ममता बनर्जी के गलत बयानी के चलते, वक्त बोर्ड की मैं बात बता रहा हूँ, जिस समय आया था गलत बयानी वो की, उसके बाद 200 हिंदुओं के घरों को अटैक किया गया रात में क्यूमुलेटिव तरीके से, और उसमें से जिस व्यक्ति को मारा गया, हिंदू व्यक्ति को जिसको मारा गया, उसके बेटे को मारा गया, वो वहां पे मूर्ति बनाता था, और वो मूर्ति बनाता था इसीलिए उसको मारा गया, जबकि वो कम्युनिस्ट का बंदा था और कम्युनिस्ट का वहां का अध्यक्ष था, जिला अध्यक्ष। लेकिन वो चूंकि हिंदुओं की मूर्ति बनाता था और उस मूर्ति से पूजा होता था, इसलिए मुसलमानों ने टारगेट करके बाहर लाके उसके पिताजी और उसके बेटे दोनों को मार दिया। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, 200 घरों को टारगेट किया गया, मुर्शिदाबाद की बता रहे हैं। एक ही स्टेट में उनको पलायन करके फिर दूसरे जगह नदी क्रॉस करके मालदा में जाके शरण लेना पड़ा। और फिराद हकीम क्या कहते हैं, एक स्टेट में जब कोई एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसको पलायन नहीं कहते। आपने लॉ एंड ऑर्डर कुछ देखा, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई वहां पे, 20 से ज्यादा पुलिस हताहत थे, पूरे थाने को फूंक दिया गया। और फिराद हकीम और ये ममता बनर्जी कह रहे नहीं ये सब बीजेपी ने करा है। अरे आपने जो गलत स्टेटमेंट दिया उसके कारण मुसलमानों को आपने भड़काया, और भड़काने के बाद आपने मिसगाइड किया, और विक्टिम कौन हुआ? हिंदू। और उसके बाद जब हिंदू विक्टिम हो गया तो इनके लिए इजी हो गया बोलना कि ये बीजेपी ने कराया है, वो हिंदू मुस्लिम करती है। आपकी विफलता कहाँ है? आपकी सरकार वहां पे है, लोग क्यों मारे जा रहे हैं ये बताइए। अभी हाई कोर्ट ने जो है उसके लिए वो किया है कि इनके घरों को रिहेबिलिटेट किया जाए और जो भी नुकसान हुआ है वो सरकार इन्हें दे, और इनके घरों को सुरक्षा दिया जाए। उनकी माताजी और उनकी पत्नी दोनों अभी जीवित हैं, उनको सुरक्षा दिया जाए। वहां पे इस बार सीआरपीएफ लगी हुई थी जिस दिन को वहां पे मुर्शिदाबाद में वो वोटिंग हो रहा था। तो अगर हिंदू सर्वाइवल की बात है तो सही में हिंदू सर्वाइवल की बात है। आप देखिए पहलगाम में किस तरीके से पैंट उतार के हिंदू की पहचान किया गया और कहा गया कि हिंदू इधर लेफ्ट जाओ और वो राइट जाओ और उसके बाद करो। जिस समय आतंकवादी थे, वो आतंकवादी थे। ये कौन थे? आतंकवादी और देशवासी में अलग अंतर है या भारतीय जनता पार्टी को नहीं करता? ये कौन थे? ये कौन थे जो रात को गुट बना के 200 हिंदुओं को पलायन करना पड़ा? ये तो उनके पड़ोसी थे। और जो कश्मीर में हिंदुओं को निकाला गया वो भी उनके पड़ोसी थे। तो ये पड़ोसी साबित होते हैं, ये आतंकवादी बाहर से आप कह सकते हैं, लेकिन मानसिकता इतनी गंदी है कि काफिर कह के हिंदुओं को मारने के लिए प्रेरणा दी जाती है मदरसों में। इसी की तो हम बुराई कर रहे हैं। और जो मैडम ने अभी साथी प्रवक्ता ने जो कहा है कि बांग्लादेश जब डिवाइड हुआ तो वहां पे कंटिन्यूअसली हिंदुओं की संख्या घटी है, तो हिंदू सर्वाइवल की तो बात है। आपने देखा किस तरीके से जिंदा जला दिया गया दीपू दास को वहां पे बांग्लादेश में, सिर्फ इसलिए कि उसने जो है कुछ कह दिया था कि भाई ये काम तो बांग्लादेश के जो हालात है वो भारत के हालात है क्या? है ना, दो चीजों को कंपेयर कब किया जाता है जब दोनों सेम पटल पर, तो वो वही हालात तो है। हाँ, कैसे हालात है? और अगर ऐसे हालात है बांग्लादेश जैसे की तुलना आप कर सके भारत की बांग्लादेश से, तो फिर चिंताजनक है। नहीं तपोषपाल जी, कश्मीर तो भारत का ही 20 से अधिक राज्यों में आपकी सरकार है, फिर तो सोचने वाली बात हो गई। पार्ट है ना, कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर तो भारत का ही पार्ट है। हम दूसरे देश को छोड़ देते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। रातों रात उनको अपने ही घरों से बेघर किया गया, पलायन किया। सिर्फ उनका ये कसूर था कि वो हिंदू थे। संदेश खाली में सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो हिंदू थे। हिंदू सर्वाइवल की बात हो रही है क्योंकि हिंदू को सर्वाइव करने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, अपने बचाव के लिए हिंदुओं को। ठीक है रजनी जी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप ये मानती हैं कि हिंदू सर्वाइवल फेज में है भारत में, जहां पर आप जिस स्टेट की बात करें, जिस स्टेट में काउंटिंग हो रही है 70% से अधिक हिंदू आबादी है, 70% से अधिक, उसके बाद भी सर्वाइवल फेज में, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदू माइनॉरिटीज है। आप जाके चेक कीजिए। एक डिस्ट्रिक्ट आप मुर्शिदाबाद की कर रहे हैं, मालदा की कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ डर का माहौल था इसलिए इस ऐतिहासिक बम्पर वोटिंग को आप देखती हैं और सिर्फ डर के चश्मे से ही वोटिंग की गई है। देखिए जब वोटर्स वोट करते हैं ना, इसमें कुछ क्राइटेरिया है। पहली बात है वोटर्स पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरा वो अपने डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ते हैं। अभी असम में जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ असम 100% डेवलप्ड सिटी है।
आज दिल्ली बम्बई से इनफैक्ट कोलकाता से भी असम बहुत पीछे है। लेकिन यहाँ क्या पे जो फैक्टर काम हो है? रहा वो और हम आप अपने चलिए आंखों से ठीक है, देख मैं रहे हैं। समझ गई, एक चश्मा जो आपने पहन लिया है, आप वो कोशिश कर रही है कि सभी उसी चश्मे से देखें, बहुत कठिन होगा क्योंकि जब आप देखेंगे प्रतिशत, आप माइनॉरिटी की बात कर रही है, अल्पसंख्यक नहीं है हिंदू, ठीक है। रजनी जी, मुझे ये बताइए कि अब क्या भविष्य होगा टीएमसी का, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इसके बाद आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा, लेकिन अब ममता बनर्जी यहां पर फिसल गई है, अब उनकी सरकार नहीं बनेगी, क्या दिशा माफ करेगा इंडिया देखिए, गठबंधन? अभी टीएमसी को ये समझना पड़ेगा कि उनकी गलती कहाँ हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी पूरी जिंदगी बंगाल में राज करेगी। अगर टीएमसी को वापस आना है तो टीएमसी को उन गलतियों को ठीक करना पड़ेगा, उनको उन चीजों को समझना पड़ेगा कि उन्होंने इस बार क्या क्या गलतियां की है। और ये सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं, बाकी जितने भी ऑपोजिशन पार्टी है ये सब पर लागू है। आज कांग्रेस का ये हाल क्यों हुआ? असम में कांग्रेस एक समय पे राज किया है और आज असम मुझे में बिल्कुल समझ नहीं आया कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पर एनालिसिस करने बैठी थी या फिर एक पार्टी प्रवक्ता बनकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तपोष पाल जी, रजनीश राज जी, इन तमाम बातों के लिए। लेकिन क्योंकि चुनाव के नतीजे हैं, सह और मात की एक कहानी है और इसके बाद तमाम सियासी पहलू आप देख रहे होंगे, गहमा गहमी भी है, बयानबाजी में अब नरमी नहीं है, गर्मी है। लेकिन सवाल ये है कि जनता का ये जो विशेष जनादेश आया उसके फैक्टर क्या रहे, वो तमाम ऐसे पहलू, क्योंकि अब चिंतन और मंथन का दौर टीएमसी खेमे में भी होगा, क्योंकि टीएमसी पार्टी, इंडिया गठबंधन, पूरा ब्लॉक इस पूरे चुनावी नतीजों पर मंथन करेगा कि आखिरकार ऐसे नतीजे क्यों आए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे नतीजे को लेकर लगातार ये भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कमी है। 99 बार वो हार चुके हैं, 99 सीट लोकसभा चुनाव में वो जीतते हैं और उसके बाद आप एक मान लीजिए कि वो शतक की ओर बढ़ रहे हैं, हार्दिक के शतक वो लगाना चाहते हैं। खैर, इस नतीजे को अब किस तरीके से भुनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और देखना बेहद दिलचस्प होगा इस नतीजे का इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या होता है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।